हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके विद्यालयम। बीके विद्यालयम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स में, बहुत ही इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न, उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग भी लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। साथ में पूरा ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज़ है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उस पर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किया गया है। साथ ही अब हम लोग ये सीरीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर का सीरीज है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये कुछ सवाल हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं और पिछले साल पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, समझ कर इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत चुंबकीय तरंग था। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? कहता है वह तरंग जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण उत्पन्न होता है। वह तरंग जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण उत्पन्न होता है उसे उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत चुंबकीय, यानी जो तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण उत्पन्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें कहता है इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है? तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी दोनों का बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। साथ में देखिए, कहता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंग की संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग चलता है, वो जिस दिशा में तरंग चलता है उसकी दिशा जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। तो यहाँ पॉइंट ये बात गौर करने की है कि विद्युत, पहला तो विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोलन के कारण उत्पन्न होता है। सेकेंड पॉइंट, उसमें क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि जिस दिशा में तरंग चलता है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत होती है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होती है। ठीक है, इसका आप ग्राफ अगर देखेंगे बुक में, इस तरह से ग्राफ होगा। मान लीजिए इस तरफ क्या होता है? संचरण की दिशा इस तरफ है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा इस तरफ है। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। तो इसके लंबवत ठीक है, तो जरा देखते हैं। ये मान लीजिए ई वेक्टर, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ये है। ठीक है, इस दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग मूव कर रहा है। तो अगर ई वेक्टर इस तरह से है तो जो चुंबकीय तरंग होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस तरह से होता है। ठीक है, और ये मान लीजिए इस दिशा में ई वेक्टर है, तो इस दिशा में क्या होता है? बी वेक्टर होता है। ये बी वेक्टर होता है और ये ई वेक्टर है। दोनों के बीच कितना कोण बनता है? 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ई वेक्टर और बी वेक्टर भी आपस में लंबवत होते हैं और इसके संचरण की दिशा तीनों आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ई वेक्टर, बी वेक्टर और विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा तीनों क्या होती है? आपस में लंबवत होती है। इस तरह से एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इस दिशा में अगर मान लीजिए तरंग संचरण की दिशा इस डायरेक्शन में है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? आगे की ओर, इस तरह से। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इस तरह से आगे की ओर। ठीक है, मतलब एक्स, वाई और जेड की तरफ। अगर एक्स की दिशा में तरंग संचरण की दिशा है तो वाई की दिशा में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र, और जेड की दिशा में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो तीनों आपस में क्या होते हैं? लंबवत होती है। और ये उत्पन्न क्यों होता है? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के दोनों का मतलब कंपन करते रहता है। इसमें क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करता है? कंपन करते रहता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का सवाल पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो इतना लिख दीजिएगा तो काफ़ी है।
फिर सेकेंड है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है। तो देखिए कहता है दिक्पात का कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में। दिक्पात का कोण, एक नंबर दिक्पात का कोण, फिर सेकेंड नंबर नति का कोण और फिर चुंबकीय क्षेत्र, तीनों को पृथ्वी के क्या करते हैं, चुंबकीय तत्व कहते हैं। ठीक है, दिक्पात का कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, तीनों को पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि पृथ्वी के पृथ्वी भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आप लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण होता है ना। तो पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का जो गुण होता है वो कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है पृथ्वी का, उसका अध्ययन करने के लिए आपको दिक्पात का कोण समझ में आना चाहिए, नति कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तीनों की जानकारी होगी तब जाकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कितना तीव्रता, कितना स्ट्रांग है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इसकी जानकारी हम पूर्ण रूप से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस तीनों को क्या बोलते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों को सम्मिलित रूप से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहता है सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया जाता है, इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है। धारिता कितना है, सी है। मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, कोई धारिता है सी, इसकी मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, इसकी धारिता क्या है, सी है और इसके बीच विभवांतर कितना है, भी वोल्ट है। ठीक है, धारिता सी है और विभवांतर क्या है, भी वोल्ट है। तो इसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला ही होता है U = क्या होता है, 1/2 CV²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बस यही ऊर्जा होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई हार्डनेस नहीं है, कठिन क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर धारिता सी है, विभवांतर भी है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 C × V²। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। लास्ट में है अर्धचालक क्या है, मतलब अर्धचालक क्या है, इसकी परिभाषा पूछा था। अर्धचालक क्या होता है आप लोग जानते होंगे, अर्धचालक मतलब आधा चालक, नाम से ही पता चल रहा है, अर्धचालक मतलब आधा चालक। अर्धचालक क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक से कम किंतु कुचालक से अधिक होती है, उसे अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है, वह पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक से अधिक कम, चालक से कम लेकिन कुचालक से अधिक होती है, उसको बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक मतलब आधा चालक, यानी चालकता जो है विद्युत चालकता चालक से कम रहेगा लेकिन कुचालक से अधिक रहेगा। यानी चालक अगर ऊपर में है तो बीच में क्या होगा, अर्धचालक होगा और नीचे क्या है, कुचालक। ठीक है, और ये चालकता है, मान लीजिए ये विद्युत चालकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, विद्युत चालकता चालक की, उससे कम अर्धचालक की, उससे कम कुचालक की। तो अर्धचालक की जो चालकता है कुचालक से क्या अधिक है और चालक से क्या है, कम है। ठीक है, कुचालक से अधिक है और चालक से क्या है, कम है, तो उसको अर्धचालक बोलते। उसका एग्जाम्पल है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, ये सब अर्धचालक है। ठीक है, फिर देखिए अन्योन्य प्रेरण, ये क्वेश्चन आता है कि अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, जब किसी कुंडली या परिपथ में
जब किसी कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण इसके पास स्थित किसी दूसरी कुंडली या परिपथ में प्रेरण होता है, तब इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी कुंडली है, इसको मिटा देता हूँ, देख लीजिए, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो मान लीजिए किसी कुंडली, मान लीजिए कुंडली यहाँ पे है और एक कुंडली मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, इसमें करंट कुछ मान लीजिए आ ही जा रहा है, तो जैसे इसमें जब करंट में परिवर्तन होता है तो आपको पता है कि जो सामने में कुंडली होती है उसमें भी क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि जब किसी कुंडली में धारा प्रेरित हो रही है और उसके धारा में जब परिवर्तन होता है तो उसके सामने जो भी कुंडली है उसके अंदर भी क्या होती है, एक प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है, होती है ना। तो इसके वजह से इसमें जब धारा में परिवर्तन हुआ तो इसके वजह से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। इसमें क्या हुई, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, तो हम इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण मतलब क्या, इसके वजह से किसी दूसरे में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई या प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो गई। ठीक है, ये आप लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे। इसको अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। इसी में होता है स्वप्रेरण। इसी में क्या होता है कि स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का भी परिभाषा यहीं से निकल जाएगा कि किसी कुंडली में क्या होता है, जब किसी कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण उसके स्वयं में एक अलग से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, तो उसको बोलते हैं स्वप्रेरण। मतलब क्या, मान लीजिए इसमें करंट आ जा रहा है, इसमें जब इसमें धारा में अगर परिवर्तन होगा तो इसके सामने मान लीजिए रखा हुआ है, तो इसमें भी क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो इसके वजह से इसमें जो हुआ ये हुआ अन्योन्य प्रेरण, और इसमें जो धारा में परिवर्तन हुआ इसके वजह से इसमें ही एक अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट उत्पन्न होगा, तब इस घटना को बोलते हैं स्वप्रेरण। मतलब खुद की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया, लेकिन एक की वजह से दूसरे में होगा तो अन्योन्य प्रेरण। खुद की वजह से अगर धारा उत्पन्न हो गया, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया, तो उसको बोलते हैं स्वप्रेरण। ये आप लोग लेंज के नियम में भी पढ़े होंगे। लेंज का नियम इसी का तो अपोज करता है कि जब एक धारा मतलब किसी कुंडली में धारा में अगर परिवर्तन होता है तो उसके अपोज में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अगर कोई पास में रखी हुई कुंडली तो उसमें भी होगी और सोम में भी होगी, तो दूसरी कुंडली में होगी तो अन्योन्य प्रेरण हो गया। जिस तरह इसके वजह से इसमें अगर प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो अन्योन्य प्रेरण हो गया, और इसमें खुद में इसके अपोज में धारा जो प्रेरित हुई वो स्वप्रेरण हो गया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, 2 मार्क्स में पूछे गए थे। ठीक है, 2 मार्क्स में ये वर्ष 2020 में पूछे गए थे। ठीक है, तो हम लोग अभी जो वीडियो का सीरीज ला रहे हैं इसमें जितना भी लघुत्तरीय प्रश्न है जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, या आप क्वेश्चन बैंक में अगर देखेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग समझ कर उसको मतलब डिस्कस करेंगे, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे समझ कर पढ़ें, याद करें। समझ कर याद करना है, समझ कर पढ़ना है, तो पूरा क्वेश्चन बैंक क्या होगा, कवर हो जाएगा, और उसमें से ही आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो सीरीज को फॉलो करें। साथ ही आप लोगों से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करें। थैंक यू।